तो देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये हमारा नया यूनिट है क्या? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके। तो देखो बच्चों, इस यूनिट को हम तीन पार्ट्स में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसमें हम विद्युत चालकता और उससे संबंधित हर एक पॉइंट को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं और उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें आएगा गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे या जो पहला पार्ट है हमारा जिसका डिस्कशन करना है, और ये है क्या? विद्युत चालकता। तो इस विद्युत चालकता को कंप्लीट डिस्कस करना है तो इनसे जुड़े हुए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है विद्युत चालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ओके। तो देखो बच्चों, विद्युत चालक मीन्स ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन्हें बोला जाता है क्या बच्चों? विद्युत चालक। समझ गए ना कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। अब आता है कि इनमें जो विद्युत चालन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो देखो बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये प्रवाह उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आयनों के प्रवाह के कारण पाया जाता है। समझ गए ना कि अगर कोई पदार्थ विद्युत चालक है तो उनमें विद्युत चालन या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, जैसे कि धातुएं दिखती हैं आपको, या फिर मुक्त आयनों के प्रवाह के कारण पाया जाएगा, जैसे कि गलित या जलीय विद्युत अपघट्य हैं, उनमें आयन गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये सब जो है धातुएं, मिश्र धातुएं, ग्रेफाइट है, जलीय एवं गलित विद्युत अपघट्य है, ये सब किस में आते हैं बच्चों? विद्युत चालक में। ओके। अब हम आते हैं कि विद्युत चालक के प्रकार। तो आप देखोगे कि जो विद्युत चालक हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो किसके थ्रू होता है? इसी बेस पर जो विद्युत चालक हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, मेटालिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो चालकता है या इस प्रकार के जो चालक होते हैं वो धात्विक गुण रखते हैं। और इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के कारण होता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोलते हैं। यही लिखा है कि ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभिगमन के कारण होता है उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। और इस प्रकार की विद्युत चालकता को बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक चालकता या विद्युत चालकता। जैसे धात्विक या कोई भी ठोस विद्युत चालक है तो वो इसी में आएगा, चाहे वो ग्रेफाइट तो भी विद्युत चालक है, यही कहलाएगा धात्विक चालक। ठीक है। तो सभी धातुएं आती हैं इसमें, सभी मिश्र धातुएं आती हैं, ऐसा कोई भी ठोस जैसे कि ग्रेफाइट है तो ये सब जो है इसमें आएंगे विद्युत ठोस विद्युत चालक में। जैसे यहाँ पर हम ग्रेफाइट ले लें, है ना, तो ग्रेफाइट में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, भले वो क्या नहीं है बच्चों, धातु नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के थ्रू विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए उसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोलते हैं। अब देखो इन जो चालकों में क्या लक्षण होते हैं। जैसे पहला है कि चालक में किसी भी प्रकार का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आप देखते हैं कि जो धातु का वायर होता है, तार होता है, उसमें कितने भी समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे, उनमें कोई भौतिक परिवर्तन मतलब उसके द्रव्यमान में, उसके रंग में, उसके कलर में, उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ना ही किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक क्रिया होती है, धातु जैसा का तैसा, तार जैसा का तैसा बना रहता है। दूसरा है चालक के द्रव्य का प्रवाह नहीं होता, मतलब चालक के अंदर जो मैटर है, पदार्थ है, वो यहाँ वहां नहीं खिसकता। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि चालक जो वायर है, धातु का तार है, कहीं पतला हो जाए, कहीं मोटा हो जाए, चलते चलते धारा का प्रवाह होते होते, ऐसा नहीं होता।
अगला है कि चालक के ताप में वृद्धि से विद्युत चालकता घटती है। ध्यान रखें, धात्विक चालकता हो, इलेक्ट्रॉनिक चालकता हो, अगर हम तार को गर्म करेंगे, उसके ताप में वृद्धि करेंगे तो चालकता घटेगी। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जैसे ही आप ऊष्मीय ऊर्जा दोगे तो उस चालक के जो कण हैं, मतलब जो कर्नेल्स हैं, धातु के जो धनायंस हैं, उनमें कंपन होता है और यही कंपन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को प्रभावित कर देता है, प्रतिरोधित करता है। समझ गए ना? मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चालक है, या ऐसा लिख सकते हैं कि ताप वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ गए ना कि जो चालक है उसका प्रतिरोध ताप वृद्धि से क्या होगा बच्चों? बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। फिर है चालकता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तार में कितने भी घंटों, पूरे दिन 24 घंटे विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे, कभी भी तार में चालकता समय के साथ नहीं घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है? और ये ओम के नियम का पालन करते हैं, किंतु फैराडे नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि फैराडे विद्युत अपघटन से जुड़ा है और इसमें किसी प्रकार का कोई विद्युत अपघटन नहीं होता, केवल दो ध्रुवों के बीच में धारा का प्रवाह होता है जो कि दोनों ध्रुवों के विभवांतर के समानुपाती है। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर है। तो ये हैं धात्विक चालक और उनके कुछ लक्षण। अब हम आ जाते हैं विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। तो देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये चालक होंगे वो एक प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं या इनमें आयंस होते हैं। तो ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के अभिगमन के कारण मिलता है, मतलब विद्युत अपघट्य के आयन जो है जब अभिगमन करने लगते हैं तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इनको बोला गया है विद्युत अपघटनी चालक। जैसे जलीय एवं गलित विद्युत अपघट्य, ठीक है, के विलयन, कि अगर आप विद्युत अपघट्य को गलित अवस्था में ले लें, मतलब पिघला लें या पानी में घोल दें, ऐसा करने से विद्युत अपघट्य के जो धनायन है, ऋणायन है, वो मुक्त हो जाते हैं और फिर विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिसके कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब हम आते हैं लक्षण में। तो देखो, लक्षण अगर आप देखें तो ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं, है ना, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। मींस इनका विद्युत अपघटन हो जाता है, नए प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। जैसे NaCl के विलयन लें, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे Na अलग हो जाएगा, Cl अलग होता जाएगा और विद्युत अपघट्य धीरे धीरे उसकी सांद्रता घटती जाएगी। ठीक है? चालक के पदार्थ का अभिगमन होता है, क्योंकि आयन अभिगमन करते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है? मतलब आयन यहाँ से वहां दौड़ते हैं, इसलिए आयनों का विगमन होता है। चालक के ताप में वृद्धि से चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी बच्चों? क्योंकि तापमान बढ़ाओगे तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, वो उच्च वेग से दौड़ेंगे, तो ऐसे में उनकी चालकता को में क्या हो जाती है, विद्युत अपघट्य की विलयन में चालकता बढ़ जाती है। चालकता समय के साथ घटती है। अगर लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी विलयन में तो धीरे धीरे जो विद्युत अपघट्य के आयन है, धनायन और ऋणायन, वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और वहां डिस्चार्ज होते जाएंगे, और जब आयन डिस्चार्ज होते जाएंगे तो धीरे धीरे चालकता कम होती जाएगी, क्योंकि आयनों की संख्या घटेगी। चालकता ओम एवं फैराडे के नियम का पालन करती है। तो मतलब है कि चालक ओम के नियम का भी और फैराडे के नियम का पालन करते हैं। मतलब जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी विद्युत अपघटन चलता रहेगा फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है? तो ये है कुछ चालकता को, जो है विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता क्या होती है और उनके लक्षण। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो देखो, विद्युत चालकत्व एक गुण है चालक का। मीन्स ये वो गुण है जिसके कारण ही जो है पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता है विद्युत चालकत्व कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने का गुण ही चालक का
विद्युत चालकत्व कहलाता है। ये चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति या मुक्त आयनों के कारण पाया जाता है। कि कोई भी पदार्थ विद्युत चालकता दर्शाता है, उसमें विद्युत चालकत्व है, तो उसका रीजन है कि उस पदार्थ में या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर मुक्त आयन, जो कि गति कर सकते हैं, और इन्हीं आयनों की, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ गए ना कि विद्युत चालकत्व का मतलब है चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता है, विद्युत चालकत्व कहलाता है। ये चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति या मुक्त आयनों के कारण पाया जाता है। फिर आता है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध करना। तो जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का एक ऐसा गुण जो उस विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध। बात समझ गए ना कि विद्युत चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मीन्स अगर धारा चालकत्व की बात की जाए और प्रतिरोध, तो एक दूसरे के बिल्कुल व्युत्क्रम के बराबर है। मतलब अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकत्व कम हो जाएगा, और चालकत्व ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। इस तरह से दोनों गुण एक दूसरे के व्युत्क्रम के बिल्कुल बराबर है। R इक्वल टू 1/C या C इक्वल टू 1/R। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू 1/R। इस तरह से तो विद्युत प्रतिरोध समझ गए होंगे। इसकी जो इकाई होती है प्रतिरोध की वो है ओम, और चालकत्व की इकाई हम ओम इनवर्स या साइमन बोलते हैं इसको, और इसका जो सिंबल होगा वो क्या यूज करेंगे हम? एस। इस तरह से फिर हम आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो देखो बच्चों, प्रतिरोध है या चालकता, मैं यहां बता दूं कि प्रतिरोध, ठीक है, और चालकता ये मात्रात्मक गुण। ठीक है, जितना बड़ा प्रतिरोध होगा, चालक होगा, उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध होता जाएगा। इसी तरह चालकता का आता है। अब हम आ जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। इसका जो सिंबल होगा आप देखोगे वो ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं रो, है ना। तो देखो, जो चालक का प्रतिरोध होता है, अगर आप इस तरह से देखें कि चालक का प्रतिरोध R समानुपाती है चालक की लंबाई। चालक जितना बड़ा होगा, चालक का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा लगेगा, और चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब हम कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। मतलब ये चालक की लंबाई हो गई, चालक लंबा है तो प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, और चालक मोटा है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम लगता है। मतलब पतले वायर का प्रतिरोध ज्यादा होगा, मोटे वायर का प्रतिरोध कम होगा। तो R समानुपाती है L और व्युत्क्रमानुपाती है A। तो ये समानुपाती चिन्ह हटाएं तो एक नया स्थिरांक आ रहा है, और यही जो रोह है, यही है बच्चों क्या? प्रतिरोधकता। ठीक है, तो इस तरह से रोह इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल ऐसा लिख लें। अगर हम A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ 1 सेंटीमीटर की कर दें, तो रोह इक्वल टू R। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है L, और इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A। तो इनके बीच का जो प्रतिरोध लगेगा यहाँ पर, वही क्या है बच्चों? रो है। इसको हम बल्कि इस तरह के डायग्राम से समझें, ऐसे कि ये दो प्लेट्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, यहाँ पर मान लो प्लस है और यहाँ माइनस चार्ज है। ये लंबाई है L और ये जो क्षेत्रफल है वो A है।
तो यहाँ जो प्रतिरोध लग रहा है वही है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यही लिखा है इसमें। अतः इकाई लंबाई, 1 सेंटीमीटर की लंबाई ले लें वायर की, और इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में चालक का जो प्रतिरोध है, ठीक है, क्षेत्रफल में चालक, ठीक है, में लगने वाला जो प्रतिरोध है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब है कि चालक की इकाई लंबाई इकाई क्षेत्रफल में सीधा सा है जो प्रतिरोध लग रहा है उसी को बोला गया है विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये एक गहन गुणधर्म, समझ गए ना। गहन गुणधर्म का मतलब है चालक फिर कितना भी बड़ा हो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये एक गहन गुणधर्म बन जाएगा क्योंकि प्रति इकाई से रिलेटेड होगा। अब आती है इसकी इकाई क्या होगी, तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो की यूनिट है ओम, ए की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ सेंटीमीटर, तो ये आएगा ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ओम मीटर जो है इसकी एस आई यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है, एस आई यूनिट, जबकि ये है सी जी एस यूनिट, इस तरह से। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये था प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, फिर हम आ जाते हैं विशिष्ट चालकत्व, या इसी को बोला गया है चालकता, कंडक्टिविटी के, इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है। इसका उच्चारण जो होगा वो इस तरह से कप्पा। अब आता है कि चालकता होती क्या है, तो चालकता एक बटा प्रतिरोध, मतलब चालकता जैसे आपने उसमें देखा था चालकत्व, है ना, यहाँ पर जो था प्रतिरोध और विद्युत चालकत्व, तो यहाँ पर जो चालकत्व था और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर थे, ऐसे ही चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर है। मतलब चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। और आगे बढ़े तो k इक्वल टू 1 अपॉन रो, या k इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू ए अपॉन एल, या 1 अपॉन r इंटू एल अपॉन ए। यहाँ जो 1 अपॉन r है इसे बोलते हैं प्रेक्षित चालकता। क्या बोलते हैं, प्रेक्षित चालकता, जो चालकता सेल से मिल रही है। और L अपॉन ए को बोला जाता है सेल स्थिरांक। बात समझ गए ना, कि जो 1 अपॉन आर है एक बटा प्रतिरोध, मतलब ये है एक बटा प्रतिरोध, ये कहलाता है प्रेक्षित चालकता। प्रेक्षित चालकता का मतलब होता है कि चालकता सेल से प्राप्त विशिष्ट चालकता, उसे प्रेक्षित चालकता बोलते हैं, क्योंकि चालकता सेल में ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका सेल स्थिरांक 1 रखा जाता है, ठीक है। तो सीधा सा है कि अगर यहाँ L अपॉन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो K 1 अपॉन R की इक्वल होगा, मतलब प्रेक्षित चालकता ही चालकता बन जाएगी। लेकिन अगर चालकता सेल में L अपॉन ए के रेशियो में कोई भी अंतर है, बीच दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी में कोई गड़बड़ है, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई गड़बड़ है, तो L अपॉन ए की वैल्यू 1 से कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसे में प्रेक्षित चालकता और विशिष्ट चालकता बराबर नहीं होते। तो ऐसे में हमें चालकता और प्रेक्षित चालकता को बराबर करना है, तो हमें एक गुणांक की और जरूरत है, वो है L अपॉन ए, जिसे बोलते हैं सेल स्थिरांक। तो K इक्वल टू ये हो गया प्रेक्षित चालकता गुणा सेल स्थिरांक। 1 अपॉन R को बोलते हैं प्रेक्षित चालकता, मतलब चालकता सेल से प्राप्त चालकता, और L अपॉन ए है सेल स्थिरांक, मतलब चालकता सेल में उत्पन्न एक प्रकार की त्रुटि है, L अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ और आगे बढ़ जाए तो हमें ये क्वेश्चन में परीक्षित चालकता दी जाएगी या प्रतिरोध दे दिया जाएगा, सेल स्थिरांक की वैल्यू डायरेक्ट दे देते हैं, या फिर सेल स्थिरांक को हमें L अपॉन ई से निकालना होता है। अब पहली इकाई के बारे में आ जाते हैं। तो K की इकाई जो है विशिष्ट चालकता की वो है 1 अपॉन रो से निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर, चूंकि ओम इनवर्स जो है हम जानते हैं वो एस आई मन होता है, तो हम यहाँ पर एस ले सकते हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स या एस मीटर इनवर्स, ठीक है, एस आई यूनिट। फिर हम इस सेल स्थिरांक को परिभाषित कर लें तो देखो बच्चों, चालकता सेल जो होते हैं उसमें आप देखोगे कि जो चालकता सेल बनाया जाता है उसमें इस तरह से दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें एक वायर है कॉपर का, और एक इलेक्ट्रोड ये लगा है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है।
और यहाँ पर ये जो है चालकता सेल में ये इस तरह से दो इलेक्ट्रोड फिट रहते हैं, यहाँ से बाहर सर्किट का रिलेशन। तो ये चालकता सेल में जो इलेक्ट्रोड लगे हैं इनकी बीच की डिस्टेंस है L और ये होता है E। तो मतलब चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस L और एक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये जो है इसी का रेशियो लिया गया है सेल स्थिरांक। चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का रेशियो है L अपॉन E, इसको बोलते हैं X सेल स्थिरांक। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट सेल है, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, तो L अपॉन A की वैल्यू 1 आएगी और ऐसे में जो चालकता और प्रेक्षित चालकता बराबर होगी। लेकिन किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो फिर इसको निकाला जाएगा और इसके लिए चालकता सेल का सेल स्थिरांक निकालने के लिए कोल-रॉस मेथड यूज होती है और इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है चालकता बटा प्रेक्षित चालकता। तो यहाँ पर जो चालकता के लिए KCl लिया जाता है, ठीक है, KCl की चालकता कितनी है और उसकी प्रेक्षित चालकता कितनी है, इसका वैल्यू जो है रेशियो निकाल लिया जाता है, उससे सेल स्थिरांक आता है। मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में कोई स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन भर दिया जाता है, उस स्टैंडर्ड विलयन की विशिष्ट चालकता या चालकता फिक्स होती है, बस प्रेक्षित चालकता निकाली जाती है व्हीटस्टोन ब्रिज से और फिर रेशियो लेके सेल स्थिरांक निकाला जा सकता है। क्योंकि L और A की वैल्यू निकालना, इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालना इतना आसान नहीं होता। तो इस तरह से सेल स्थिरांक यहाँ हम निकाल सकते हैं चालकता बटा प्रेक्षित चालकता या X इक्वल टू K इंटू R से। तो इस तरह से यहाँ पर X का वैल्यू निकलाता है। अब आती है यूनिट। तो X की यूनिट अगर हम देखें तो K की यूनिट है S सेंटीमीटर इनवर्स और ये है R की यूनिट है साइमन इनवर्स या हम जिसको बोलते हैं ओम। मतलब यहाँ पर बता दूं S इक्वल टू क्या है O, S इनवर्स इक्वल टू O। तो इस तरह से ये हट गए। तो X की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में या मीटर इनवर्स में, या इससे भी निकाल सकते हैं X इक्वल टू L अपॉन E, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा X का यूनिट। समझ गए ना? तो यहां तक बात समझ गए। पहले मैंने सारे संबंध लिखे हैं, फिर एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे हम। फिर हम आ जाते हैं, अगला जो है वो है मोलर चालकता, लैम्डा एम। देखो मोलर चालकता नाम से ही पता चल रहा है कि अगर विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया गया है और उसमें एक मूल विद्युत अपघट्य है तो उसके समस्त आयनों की चालकता को हम बोलते हैं मोलर चालकता। समझ गए ना कि विलयन में उपस्थित एक मूल विद्युत अपघट्य के समस्त आयनों की चालकता को बोला गया है मोलर चालकता। सीधा सा है, एक मूल विद्युत अपघट्य के जितने आयन बनेंगे उन समस्त आयनों की चालकता को मोलर चालकता बोलते हैं। मोलर चालकता ये सूत्र होगा विशिष्ट चालकता, मतलब 1 ml आयतन की चालकता गुणा विलयन का आयतन। तो देखो 1 ml में कितनी चालकता है, तो संपूर्ण विलयन का आयतन कितना है, अगर इनका गुणनफल निकाला जाए तो यही बन जाएगी क्या बच्चों, मोलर चालकता। क्योंकि ये संपूर्ण विलयन में जितने एक मूल विद्युत अपघट्य के आयन बने हैं उन समस्त आयनों की चालकता है। समझ गए ना? तो लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। यहाँ पर जो वी है विलयन का ml में आयतन, जिसमें ठीक है जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है। समझ गए ना? यहाँ पर जो v है आयतन, ये है विलयन का आयतन जिसमें एक मूल विद्युत अपघट्य उपस्थित है ml में, के इंटू बी। अब मोलरता का सूत्र हम जानते हैं, तो एक संबंध तो ये होगा, हम इसे समीकरण 1 है ना। मोलरता का है विद्युत अपघट्य के मोल गुणा 1000 बटा विलयन का ml में आयतन। चूंकि यहाँ पर विद्युत अपघट्य का मोल 1 है तो m इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन v और v इक्वल टू 1000 अपॉन m। ये हो गया समीकरण 1 और ये है समीकरण 2 और ये है 1। तो v का मान जो है यहाँ से उठा समीकरण 2 से 1 में रख दें तो ये आ जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एम। यहाँ पर जो के है विशिष्ट चालकता है ना, और इसे हम लेंगे एस सेंटीमीटर इनवर्स में, तो मोलारिटी लेंगे मोल पर लीटर। ओके, और इसकी यूनिट अगर आप देखें लैम्डा एम की, तो देखो
के की यूनिट है एस सेंटीमीटर इनवर्स और 1000 अपॉन मोलारिटी की यूनिट है मोल पर लीटर। अगर हम लीटर को उठा के ऊपर कर दें तो बचेगा एस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू टेंस की पावर 3 इंटू लीटर अपॉन मोल। तो टेंस टू दी पावर 3 इंटू लीटर होता है सेंटीमीटर क्यूब मींस ml। मतलब लीटर में आयतन है और आप उसे 1000 से गुणा कर दोगे तो वो ml में या सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमारे पास क्या यूनिट बचेगी, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में क्या बच्चों मोल, और यही बन गए एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता की यूनिट। बात समझ गए अच्छी तरह से। तो इस तरह से लैम्डा है इस यूनिट से लिखना है। अगर सीजीएस यूनिट लेंगे तो हम उसको भी यहाँ पे निकाल चुके हैं, आगे बताता हूँ अभी आपको। फिर आती है तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू। तो देखो एक जैसे एक मोल होता है विद्युत अपघट्ट का, वैसे ही तुल्यांक होता है कि बिलियन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट की एक तुल्यांक, ठीक है, एक तुल्यांक के आयनों की चालकता को बोला गया है बच्चों क्या, तुल्यांक की चालकता। वही संबंध बनेगा, तुल्यांक की चालकता का इक्वल में लिखेंगे क्या, विशिष्ट चालकता गुणा विलयन का आयतन, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। और जब सब संबंधों का प्रयोग करेंगे तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू आ जाएगा के इंटू टेंस की पावर 3 अपॉन एन, जहां के जो है वही एस सेंटीमीटर इनवर्स में और नॉर्मलिटी लेना है इक्विवेलेंट पर लीटर में, और इसकी यूनिट आ जाएगी एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसकी एसआई यूनिट की बात करें अगर हम एक एसआई सिस्टम, तो देखो यहां तक बात समझ गए आप। अब एक और बता दूं, एस ये तो सी जी एस में है, ठीक है, निकालने का और उसकी यूनिट। एसआई सिस्टम में जब लैम्डा एम निकाला जाता है तो वो होता है के अपॉन एम। यहाँ पर जो के है उसे लिया जाता है एस मीटर इनवर्स में और मोलारिटी ली जाती है मोल पर मीटर क्यूब, और नॉर्मलिटी ली जाएगी इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में। मोल पर लीटर को अगर मोल पर मीटर क्यूब में बदलना है तो ये संबंध लगेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मोल पर मीटर, ऐसा लिख। यूनिट रही तो जहां सेंटीमीटर आ रहा था वहां पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से लैम्डा एम होगा एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और EQ हो जाएगा एस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अगर इन्हें एक दूसरे में चेंज करना है तो एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की वैल्यू होती है 10 की पावर -4 एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ गए ना, क्योंकि देखो मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहां सेंटीमीटर स्क्वायर है वहां क्या आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में ले जाना है तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी न्यूमेरिकल आपको किस में दे रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, आप उसमें अगर 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मोलर कंडक्टेंस बदल जाएगी एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इस तरह से एक दूसरे में बदला जा सकता है। ये तो है लैम्डा एम के लिए। और अगर लैम्डा ई क्यू लेंगे तो हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या सॉरी इसकी यूनिट यहाँ मीटर आ जाएगी। तो ये ऐसा यूनिट में लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा एस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या 10 की पावर 4 एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरह से कन्वर्जन करना। फिर है लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में क्या संबंध है। तो देखो अगर हम एक विद्युत अपघट्ट लें BXAY टाइप का और वो वियोजित हुआ, X आयन बनेंगे B के और चार्ज आएगा Y प्लस के इक्वल, और A के आयन बनेंगे Y और चार्ज होगा X माइनस। तो BXAY का लैम्डा एम निकालें तो हो जाएगा X जितने आयन बने पर आयन की मोलर चालकता। मतलब हमें BXAY की मोलर चालकता निकालनी है तो हम ये देखेंगे कि B के कितने आयन बने वो ले लें और हर एक आयन की मोलर चालकता क्या है। तो ये हो जाएगा X इंटू लैम्डा एम, B की मोलर चालकता, मोलर आयनिक चालकता मतलब आयन की मोलर चालकता, प्लस यहाँ हो जाएगा Y और लैम्डा एम X AX माइनस, मतलब यहाँ पर जो लैम्डा एम A है
ये है ए आयन की मूलर चालकता। मतलब यहाँ पर जो लिखा है लैम्डा एम बी वाई प्लस, तो ये है वाई प्लस आयन की मूलर आयनिक चालकता, और लैम्डा एम ए की पावर एक्स, तो ये है ए एक्स माइनस आयन की मूलर आयनिक चालकता। हमें दोनों आयनों की मूलर आयनिक चालकताएं पता है, उनके आयन्स पता है, तो हम पूरे एक मूल विद्युत अपघट्य की चालकता निकाल सकते हैं। और इस संबंध से अब आता है कि बी वाई प्लस की तुल्यांकी चालकता कितनी होगी बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा ई क्यूब बी वाई प्लस हो जाएगा लैम्डा एम, जो भी मूलर चालकता है आयन की, बी प्लस आयन की मूलर चालकता को उसकी चार्ज वैल्यू से डिवाइड कर दें, जितना भी चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो तुल्यांकी चालकता में बदल जाएगी। ऐसे ए एक्स माइनस की तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तो एक्स ए एक्स माइनस की इक्विवेलेंट चालकता निकालना है, तो ये हो जाएगा ए की मूलर आयनिक चालकता और उसमें एक्स का जो भी चार्ज उसे डिवाइड कर। तो इस तरह से हमें दोनों आयनों की तुल्यांकी चालकताएं पता है, तो तुल्यांकी चालकता बराबर बी प्लस की तुल्यांकी चालकता और ए माइनस की तुल्यांकी चालकता। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों आयनों की आप इस तरह से मूलर चालकताओं का यूज करके और उनके आयनों के आवेश से डिवाइड करके और फिर जोड़ दो तो भी निकलाएगी। ठीक है, या डायरेक्ट संबंध भी बताता हूँ बिना इतना लंबा चौड़े। लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में संबंध है, तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, जहां एन फैक्टर है विद्युत अपघट्य का एन कारक या चार्ज, किसी एक प्रकार एन कारक या और भी कह दें, ठीक है, किसी एक प्रकार के आयन का कुल आवेश, धनायन का ले लो टोटल या फिर ऋणायन का, इस तरह से। जैसे NaCl है तो एन फैक्टर 1 होगा, तो लैम्डा ई क्यू लैम्डा एम के बराबर होगा। MgCl2 एन फैक्टर 2 होगा, तो ये होगा, मैं कहूं अगर कि Al2SO4 होल थ्राइस है आयोनाइज्ड हुआ 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर है वो चाहे एल्यूमिनियम का समस्त पॉजिटिव चार्ज लेगा चाहे सल्फेट का, तो ये कितना होगा 6, तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू लैम्डा एम बाय कितना कर देंगे 6। इससे निकलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन की आयनिक मोलर कंडक्टेंस जो है ये है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सल्फेट आयन की है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता क्या हो, तो हम पहले इसको एल्यूमिनियम सल्फेट को आयोनाइज्ड कर लेंगे 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2-। ठीक है, तो मोलर चालकता एल्यूमिनियम सल्फेट का मतलब क्या हुआ कि 2 एल्यूमिनियम आयनों की चालकता प्लस 3 सल्फेट आयनों की चालकता, जो मोलर आयनिक चालकता है, तो ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गई एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता। अब हमें तुल्यांकी चालकता में बदलना है, तो देखो यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम आयन की मोलर चालकता अपॉन उसका चार्ज, सल्फेट आयन की मोलर चालकता उसका चार्ज, तो इसकी है 90/3 और ये है 60/2, तो दोनों आ गए स्थिर 30 and 30 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ये आ गया, या डायरेक्टली लैम्डा एम अपॉन 6, तो 360/6 तो भी वही आ जाएगा, बिल्कुल सेम। एक सीधा सीधा अगर ऑब्जेक्ट आया है तो इस तरह से लिख सकते हैं। बात समझ गए क्लियर अच्छी तरह से। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 1500 ohm, what is cell constant if conductivity of solution 1.46 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 0.001 मोलर KCl विलयन का प्रतिरोध है 1500 ओम। ठीक है, ये है 1500 ओम, और चालकता दे रखी है 1.46 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक क्या होगा, तो सेल स्थिरांक निकालने के लिए K इंटू R का यूज करेंगे। तो K हमें दे रखा है 1.46 into 10 की पावर -4, R प्रतिरोध दे रखा है, दोनों रख दिया आपने, तो X की वैल्यू आ गई 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ सांद्रता से अभी कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ आते हैं, conductivity of 0.25 molar KCl at 300 Kelvin is 0.0275 s centimeter inverse।
अब यहाँ देखो बच्चों, कंडक्टिविटी डायरेक्ट दी है ना, कैलकुलेट लैम्डा एम ऑफ सॉल्यूशन, और 0.25 मोलर केसीएल विलियन की जो चालकता है, ठीक है, ये दे रखी है क्वेश्चन में, तो दे रखी है कंडक्टिविटी, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा लिख दिया है 0.25 मोलर केसीएल विलियन की चालकता इतनी है, तो लैम्डा एम, इंग्लिश में लिख दिया था उसको हिंदी कर दी, तो लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एम, के की वैल्यू रख दी 3 रख दी, मोलारिटी 0.25, तो यह 110 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। और आगे बढ़े, 0.01 नॉर्मल CH3CSS का चालकत्व है 4.5 इंटू 10 की पावर -4 ओम इनवर्स। यदि विलियन की लंबाई 6 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र 36 है, तो लैम्डा एम। पहले हमें क्या करना है बच्चों, x निकालना है, तो L इन अपॉन ए से निकाल लिया 1/6। फिर आपको विशिष्ट चालकता निकालनी है, तो C इंटू एक्स, जहां C क्या हो जाएगा, चालकत्व जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4.5 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है, ओम इनवर्स में, और ये हो जाएगा 1/6, तो ये यूनिट आपकी किसमें आ जाएगी, एस सेंटीमीटर इनवर्स। बस फिर फॉर्मूला लगा दोगे k इंटू 10 की पावर 3 अपॉन m, तो k की वैल्यू यहाँ से ले ली 10 की पावर 3, ये है मोलारिटी की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया 7.5 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात अच्छी तरह से क्लियर है, तो ये था हमारा चालकता और उसमें संबंधित कुछ। अब एक लास्ट टॉपिक ही बचता है, चालकता पर तन्यता का प्रभाव और मोलर और तुल्यांकी चालकता पर तन्यता का प्रभाव। तो देखो बच्चे, चालकता जो होती है, हम जानते हैं कि विलियन की चालकता विलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता है। बात क्लियर है। अतः विलियन को तनु करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है, जिससे चालकता घटती है। प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता में कमी धीरे धीरे आती है, क्योंकि इनका आयनन भी बढ़ता है। देखो, प्रबल विद्युत अपघट्ट बिल्कुल वियोजित नहीं होते, सॉरी, बिल्कुल एक बार में ही पूर्ण वियोजित हो जाते हैं। तो तनुता बढ़ाने से अब उनका कोई वियोजन तो बढ़ेगा नहीं, मतलब आयनों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं। तो तनुता बढ़ाएंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र में केवल आयनों की संख्या घटेगी, इसीलिए चालकता तनुता के साथ बड़ी तीव्रता से घट जाती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अगर आप तनुता बढ़ाते हैं तो उनमें आयन धीरे धीरे घटते हैं, क्योंकि जितने आयन घट रहे हैं तो विद्युत अपघट्ट का वियोजन भी बढ़ता है। तो वियोजन के कारण जो आयन घटे हैं और वियोजन के जो तनुता के कारण आयन घटे हैं और वियोजन के कारण जो बढ़े हैं, वो एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। इसीलिए दुर्बल विद्युत अपघट्टों की चालकता में जो कमी है बड़ी धीरे धीरे आती है, लगभग चेंज नहीं आता। सांद्रता वृद्धि से चालकता बढ़ती है, बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ेगा। चालकता अगर आप विलियन की सांद्रता बढ़ाओगे तो प्रति इकाई क्षेत्र में आयनों की संख्या बढ़ेगी, इससे चालकता बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्टों की तीव्रता से बढ़ती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्टों में तीव्रता से नहीं बढ़ती बल्कि धीरे धीरे, क्योंकि उनका संगुणन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। मतलब दोनों विद्युत अपघट्टों के लिए तनुता बढ़ाने से चालकता घटेगी और सांद्रता बढ़ाने से बढ़ेगी। दुर्बल विद्युत अपघट्टों में ये धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्ट में ये तीव्रता से परिवर्तन आता है। इसका रीजन ये है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं वो एक ही सांद्रता पर पूर्ण वियोजित होते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट धीरे धीरे वियोजित होते हैं तनुता बढ़ाने से, इसलिए आयनों की संख्या भी तनुता बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है। बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं मोलर एवं तुल्यांकी चालकता पर तनुता एवं सांद्रता का प्रभाव। तो देखो बच्चों, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता ये दोनों संपूर्ण विलियन की चालकता है। मतलब ये जो है लैम्डा एम तथा लैम्डा ई क्यू, ये हैं संपूर्ण विलियन में उपस्थित, ठीक है, आयनों की चालकता, समझ गए ना। अब तो जब ये आप संपूर्ण विलियन का आयतन बढ़ाओगे तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि आयनों की संख्या तो संपूर्ण आयतन में बढ़ेगी ना, और यही कारण है कि मोलर और तुल्यांकी चालकताएं तनुता बढ़ाने से बढ़ती हैं लगातार और सांद्रता बढ़ाने से घटती।
यही लिखा है कि इन विद्युत अपघट्यों की दुर्बल, अब हम एक एक करके ले लें। दुर्बल विद्युत अपघट्य को अगर देखें तो इन विद्युत अपघट्यों की लैम्डा एम और लैम्डा ई की दोनों के मान सांद्रता वृद्धि से घटते हैं एवं तनुता के साथ बढ़ते हैं। मतलब अगर आप विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाओगे तो लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यों घटेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि सांद्रता ज्यादा रहेगी तो संघूर्णन बढ़ जाएगा, वियोजन घट जाएगा। वियोजन घटने से आयनों की संख्या घटेगी और इनकी चालकता घटने लगती है। तनुता बढ़ाने से वियोजन बढ़ता है, आयनों की संख्या बढ़ती है, उनका वेग बढ़ता है और यही कारण है कि ये चालकता लगातार बढ़ेगी, क्योंकि वियोजन के साथ तनुता, ठीक है, क्योंकि इनका वियोजन तनुता के साथ बढ़ता है। और अनंत तनुता, जब सांद्रता लगभग 0 हो जाती है तब लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू का मान अधिकतम तथा स्थिर हो जाता है। इस चालकता को सीमांत चालकता या अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। तो चालकता बढ़ने का रीजन जो है, ध्यान रखें कि चालकता बढ़ना, वियोजन बढ़ना और वेग, आयनों का वेग बढ़ने के कारण, और आयनों का वेग बढ़ता है, मतलब चालकता बढ़ना, ठीक है, तनुता के साथ। मैं ये कहूं कि जो तनुता के साथ वियोजन बढ़ना है, इसके अलावा आयनों का वेग। तो अगर हम लैम्डा एम और सांद्रता अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ लें तो इस तरह का ग्राफ आता है जो ये व्यक्त करता है कि सांद्रता बढ़ाने से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता इस तरह से घटती है, लगातार एकदम तेजी से घटती है, फिर स्थिर सी होने लगती है। ठीक इसी तरह से यहाँ चले, अगर हम तनुता का प्रभाव देखें तो तेजी से बढ़ेगी क्योंकि वियोजन तेजी से बढ़ता है। और एक स्थिति आती है जहां पर विद्युत अपघट्य का हम ये कहें कि यहाँ पर पूर्ण वियोजन हो जाता है, और जब ये पूर्ण वियोजित हो जाते हैं तो चालकता अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाती है, उसे हम बोलते हैं अनंत तनुता पर चालकता। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अगर ग्राफ सांद्रता के बीच में और तनुता के बीच में दिए गए हों तो इस तरह से हो। अब यहां से ये चूंकि ये वक्रकार है इसलिए ये सीधा जाके लैम्डा एम को टच नहीं कर सकता, इसीलिए अगर हमें इनकी अनंत तनुता पर चालकता ग्राफ के द्वारा निकालना है तो इस तरह से एक सरल रेखा ले लें, स्पर्श रेखा, किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा लें और यहां से आप इसका ढाल निकालें और ये रेखा को आगे जाके इस तरह से टच करा दें तो ये जो अंतः खंड है इसका, है ना, ये अंतः खंड बता देगा इसकी चालकता को अनंत तनुता पर चालकता, मतलब जो अंतः खंड दिख रहा है ना, वो किसके इक्वल होगा? लैम्डा इन्फिनिट एम की। और ये जो ढाल आएगा उसके द्वारा हम इस जो है इसको बोलते हैं DHO इक्वेशन, डिवाई इक्वल ऑन सेंगर इक्वेशन। तो उससे हम ए जो है यहाँ पर जो बी घटक जो फंक्शन आया है बी, ठीक है, रूट सी है यहाँ पर, ये इस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ है कि बी रूट सी, तो बी का मान निकाल सकते हैं। बी एक स्थिरांक है जो माध्यम में विलायक की श्यानता, है ना, विलयन के ताप, विद्युत अपघट्य के आयनों के आवेश, इन सब पे निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर बी एक स्थिरांक है, ध्यान रखें स्थिरांक है, तथा विलयन की सांद्रता, यहाँ पर आ जाएगा विलयन की ताप, श्यानता, ठीक है, माध्यम की परावैद्युतांक, वैद्युतांक एवं आयनों के आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आवेश पर निर्भर करता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से हम इस समीकरण का मान अगर निकालें तो हम सरल रेखा के अंतःखंड से इस तरह से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और स्लोप से b की वैल्यू निकाल सकते हैं और अंतःखंड से लैम्डा इन्फिनिट। अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो ये इक्वेशन प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए एक सरल रेखा समीकरण की तरह है और बिल्कुल एक लीनियर रिलेशन देता है
कि लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इनफिनिट m माइनस b रूट सी, लैम्डा m इक्वल टू रूट b, ठीक है, माइनस b रूट सी लैम्डा m। यहाँ पर ये एक इक्वेशन बन गया y इक्वल टू m x प्लस क्या c। तो जब लैम्डा c, जो c की सांद्रता की वैल्यू जो है वो c जो है, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि जब c जो है लगभग 0 हो जाएगा तो लैम्डा m लैम्डा इनफिनिट m के इक्वल होगा। और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी लैम्डा m, और ये तो प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए ऐसा ग्राफ आता है जिसका अंतः खंड आसानी से निकाला जा सकता है, जो कि लैम्डा इनफिनिट m की इक्वल है, और जो स्लोप है उससे b की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसमें इस तरह का भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये लैम्डा इनफिनिट m अगर ले लें हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लैम्डा m प्लस b रूट क्या बच्चों c। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस तरह प्रबल विद्युत अपघट्ट की लैम्डा m में परिवर्तन, अब ये संबंध ये बताता है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है उसकी लैम्डा m में परिवर्तन केवल आयनों की गति में वृद्धि के कारण, ठीक है, आयनों की गति में वृद्धि होती है अगर हम ये आयनों की गति में परिवर्तन के कारण, वृद्धि नहीं बल्कि हम ये कहें आयनों की गति, मतलब जो प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं उनकी चालकता में सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, रूल तो ये है, लेकिन आयनों की गति में परिवर्तन आता है। परिवर्तन केवल आयन की गति में परिवर्तन से होता है, किंतु आयनन नहीं बढ़ता। ध्यान रखें प्रबल विद्युत अपघट्टों में लैम्डा m अगर बदल रहा है, लैम्डा इनफिनिट m से कुछ मान अलग आ रहा है लैम्डा m का, तो इसका रीजन है कि विद्युत अपघट्ट के केवल आयनों की गति में परिवर्तन हो सकता है, आयन घटता बढ़ता नहीं है। इसीलिए जो है अगर इनमें कोई परिवर्तन, तो एक स्ट्रेट लाइन सीधा दिख रही है कि लैम्डा m में एक रेखीय परिवर्तन दिख रहा है, बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन इस कारक भी पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह का ग्राफ अगर बने हैं तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट का है, और इस तरह के ग्राफ बने हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए ज्यादा ग्राफ की क्वेश्चन पूछे गए है ना। एक चीज और बता दूं, V का मान निश्चित ताप और विलायक की उपस्थिति में आयनों के आवेश पर निर्भर करता है, और विभिन्न विद्युत अपघट्टों के आयनों के आवेश समान होने पर V के मान समान होंगे। मतलब अगर उनकी n फैक्टर बराबर है तो उनके लिए B के मान भी बराबर होंगे, जैसे KCl, NaCl, KBr या CaCl2, MgCl2, PbCl2, तो इनके लिए B के मान समान आएंगे, मतलब इनके n फैक्टर समान तो उनके मान समान। कुछ अन्य कारक हैं जो चालकता को प्रभावित करते हैं, जैसे चालकता वियोजन की कोटि के समानुपाती है, और यही रीजन है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों की वियोजन कोटि तनुता बढ़ाने से बढ़ती है तो चालकता बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्टों में वियोजन कोटि ऑलरेडी 1 होती है, तो तनुता बढ़ाने से अगर उनकी चालकता बढ़ती है तो ध्यान रखें वो वियोजन के कारण नहीं बल्कि आयनों की गति के कारण बढ़ती है। इसके अलावा चालकता आयनों की विलायकन, हम यहाँ ये कहेंगे कि आयनों के जल योजन के व्युत्क्रमानुपाती। छोटे आयन ज्यादा जल योजित होते हैं, ऐसे में जल योजित आयनों का आकार प्रभावी आकार बड़ा हो जाता है, मतलब छोटे आयन के साथ बहुत सारे जल के अणु बंधे होंगे, और जब ऐसे आयन गति करेंगे तो सारे जल के अणु भी दौड़ेंगे, इससे आयन की गति कम हो जाती है। जबकि बड़े आयनों का जल योजन कम हो पाता है, जिसके कारण चालकता बड़े आयनों में ज्यादा मिलेगी जलीय माध्यम। तो इस तरह से लिथियम से लेकर सीजियम तक चले तो इनकी चालकता लगातार इस तरह बढ़ेगी जलीय माध्यम में। H+ लेकिन सबसे ज्यादा चालकता दर्शाता है, सबसे छोटा आयन है लेकिन बहुत ज्यादा वियोजित जल योजन नहीं होता। गलित अवस्था की बात करें तो गलित अवस्था में जो चालकता है वो आयन के आकार के उल्टा हो जाएगी, क्योंकि छोटा आयन ज्यादा दौड़ लगाएगा और बड़ा आयन कम दौड़ लगा पाता है। इसीलिए हम इसमें चालकता का ऑर्डर अगर आपसे पूछ रहे हैं तो ऐसा मिलेगा, और इनसे ज्यादा होगी किसकी बच्चों H+। ठीक है कि अगर यहाँ पर लिखा है गलित अवस्था में, गलित अवस्था या नॉन एक्वस मीडियम, तो यहाँ पर H+ की ज्यादा लिखूं, मतलब हम कह सकते हैं कि एजली विलयन में भी अगर पूछ ले, ठीक है, तो एजली विलयन हो या गलित अवस्था में तो चालकता इस क्रम में मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी? क्योंकि छोटा आयन ज्यादा दौड़ लगाएगा और बड़ा आयन धीरे धीरे चल पाता है। तो इस तरह से H+ आयन की लेकिन दोनों स्थितियों में ज्यादा है, ये क्वेश्चन।
चालकता लवण के आयनों की संख्या के समानुपाती होगी। अगर हमें समान मोल दिए जाएं लेकिन उनमें आयनों की संख्या अलग अलग है तो ध्यान रखना आयनों की संख्या बढ़ने से चालकता ज्यादा होगी। मतलब 1 मोलर NaCl, 1 मोलर CaCl2 और 1 मोलर AlCl3 के विलयन दे दिए जाएं तो सबसे ज्यादा चालकता होगी AlCl3 की अगर इनका वियोजन बिल्कुल समान होता है। HCl से ज्यादा होगी H2SO4 की। बात क्लियर है। और अगर विद्युत अपघट्य ज्यादा वियोजित है तो जैसे HF से ज्यादा HCl की और HCl से ज्यादा HBr की और इससे ज्यादा HI। क्यों? क्योंकि वियोजन ज्यादा होता है, प्रबलता ज्यादा है तो जल्दी वियोजित होगा, ज्यादा चालकता। इसके अलावा चालकता ताप के भी समानुपाती है। तापमान बढ़ने से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ेगी। इसके अलावा चालकता माध्यम का परावैद्युतांक ज्यादा है तो चालकता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक आयनों के बीच के आकर्षण को कम कर देता है, इससे चालकता बढ़ती है। लेकिन माध्यम की श्यानता ज्यादा है तो चालकता घटेगी, क्योंकि माध्यम की श्यानता ज्यादा होने से आयन ज्यादा ही फ्रिक्शन अनुभव करेंगे, घर्षण ज्यादा अनुभव करेंगे और इसी से आसानी से नहीं दौड़ पाएंगे। तो ये कुछ कारक हैं जो चालकता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूर्ण रूप से आपको चालकता को परिभाषित कर दिया, उनके सारे संबंध बता दिए। अब हम इसके बाद जो लेंगे अगली टर्म में वो हम कोल-रॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग समझेंगे। इस तरह से तब जाके हमें चालकता कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।